So, what were we doing yesterday? Do you remember a little theories of evolution of life? Morning, ma'am. Good morning, dear. Do you Good remember morning, ma'am. theories of evolution? Yes, ma'am. Let's see. Let's see. Very quickly, one by one, tell me one theory each. I'm not showing it on the screen. You people start one by one. There were so many theories. Roughly, let's see. Theory of special creation. Tell one sentence about that theory. सिर्फ नाम नहीं, एक sentence तो बता दो कम से कम. Okay, ma'am. Ma'am, theory of special creation states that God has created life by His divine act. Okay. Next. Who's going to speak next? बोलते जाओ बेटा, फटाफट. नाम क्या था नाम? Panspermia. Panspermia. वेरी गुड. नाम याद रखना जरूरी है बेटा हेडिंग करते समय. एज आई टोल्ड यू, इस चैप्टर को और टाइम मत दो, बस क्लास अटेंड कर लो और शाम को एक बार वीडियो देख लेना. दैट्स इट. हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरी. कम ऑन अदर्स. अमन बोलो. Theory of chemical केमिकल Evolution. theory of chemical evolution. हेल्प करो थ्योरीज में. In theories of chemical evolution, living forms are formed from non-living things. Ma'am, theory of spontaneous generation. It states that life originated from non-living matter. Very good, very good. And who was the person who strongly supported this theory, who had the mice wala imagination? Name that one. Van Helmont. Van Helmont. हाँ जी. Well, बेटा ऐसा कुछ न्यूज में था, बट आई डोंट नो कितना ट्रू है कि सेशन डिले हो गया है. पढ़ा था आप लोगों ने? No, ma'am. No, ma'am. शायद सेशन मतलब डिले, मतलब आपके एग्जाम शायद लेट होंगे मई में. ऐसा कुछ हल्का फुल्का न्यूज में आया था. एक स्क्रीनशॉट भी मुझे किसी पेरेंट ने भेजा, बट अभी सीबीएसई से कोई वो नहीं आया है. उसमें लिखा है कि अप्रैल में डेट शीट रिलीज होगी, मई में एग्जाम्स होंगे, जुलाई में रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सेशन डिलेड, ऐसा कुछ आ रहा था. बट आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज. वैसे तो मुझे लग नहीं रहा ये बात सच है, लेकिन सीबीएसई का जो ईयरली प्लानर आया है उसमें यही लिखा है. अब वो ट्रू है या फेक है, क्योंकि सोशल साइट्स पे बहुत कुछ फेक भी तो चलता है. व्हाट डू यू पीपल वांट? यू वांट द सेशन टू बी डिलेड? No, ma'am. नो ना, सब गड़बड़ हो जाएगा. आगे के कॉलेज के एडमिशंस वगैरह सब बेकार हो मैम जाएंगे. एंट्रेंसेस होते हैं मई में तो. मैम एंट्रेंस होंगे ना मई में. बेटा इस साल क्या हुआ देखो ना, सितंबर में एंट्रेंस हुए जा करके. सोशा दीदी वाज योर सीनियर बैच. सितंबर में उसने 7 सितंबर को एंट्रेंस दिया कॉलेज के. कहाँ मई में होने थे, कहाँ सितंबर में, और अभी तक भी आप सोचो कि सब सब बेकार पड़ा. एक साल पूरा खराब हो गया इस बैच का ना, जो आपके सीनियर्स थे. सोशा वाज इन दैट yes, बैच. ma'am. यस The मैम. entire year wasted. September they had their entrance. अभी तो मेरिट बन रही है, अभी लिस्ट ही डिक्लेयर नहीं हो रही है.
फर्स्ट कटआउट, सेकंड कटआउट करते करते आप सोचो नवंबर आ गया, अब दिवाली के कारण फिर सब बंद हो जाएगा, तो कब दिसंबर में जाकर के एडमिशन प्रोसेस पूरे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस अगर चलेंगी तो कब चलेंगी, पूरा 1 साल जो है इस बैच का पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यस मैम, पूरी तरीके से। दे आर सिटिंग होम, घर पे मार्च से जब से इनके एग्जाम खत्म हुए, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये बच्चे घर बैठे हुए हैं। आई तो नो माय डॉटर, मैं शी लास्ट हैड अ 17 मैं मार्च लास्ट बार को तो 11th में हम ही आए थे मैम, लास्ट स्टूडेंट हम ही थे। 17 मार्च को इनका लास्ट एग्जाम हुआ था, लॉकडाउन हो गया, तो इसके बाद जो एक लास्ट एग्जाम था वो हुआ ही नहीं, एक पेपर बच गया था इनका। सुरेशा का बिजनेस स्टडीज का एग्जाम Yes, हुआ ma'am. कहाँ, हुआ ही नहीं एग्जाम। वो ये हुआ कि बाकी 4 सब्जेक्ट्स के बेस पे इनको मार्क्स दे दिए थे इन लोगों ने। सो 17 मार्च ये लोग स्कूल गए थे और अब आप सोचो कितने महीने से घर बैठे हैं। 8 मंथ्स तो हो ही गए सिटिंग एट होम। सितंबर में 7 सितंबर इसका ड्यू एंट्रेंस था दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला, उसका रिजल्ट अब कल आया है, फर्स्ट मेरिट आई है। फर्स्ट कटआउट तो जारी है कहाँ पे, 9900 9900, तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है कि नॉर्मल बच्चे बेचारे जो हमारे जैसे नॉर्मल एवरेज बच्चे हैं 80 एंड 85 86% वाले, उनकी कहाँ एडमिशन हो रही है फर्स्ट कटआउट में, कहीं नहीं हो रही। कैन यू बिलीव यस्टरडे द कटआउट व्हिच वाज रिलीज्ड, जो ड्यू का आया है, दैट्स एक कॉलेज है उसका कटआउट 100% है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, SRCC, हैव यू हर्ड अबाउट द कॉलेज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The cutout is 100%. Only those students can apply who got 100 100 कैसे 100% होगी? cut out. हाँ बेटा, किसकी आई 100 होगी cut 100%? out. देखो 100% ऐसे बन जाती है ना, बेस्ट 4 निकालते हैं वो लोग, टोटल परसेंटेज नहीं लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे निकल आते हैं बेटा जिनके 400 में से 400 होते हैं। कैन यू बिलीव, सेकंड कट आउट अगर आप नेट पे आज जाके देखना, SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसकी कटआउट 98 से नीचे कभी जाती ही नहीं है, थर्ड कटआउट भी 98 रहती है, ये हाल है। सो हम लोगों के जो बच्चे हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माय चाइल्ड, माय डॉटर, जिनकी रेंज 80 to 90% के बीच में रहती है, तो वो तो थर्ड कटआउट में भी मुझे नहीं लग रहा, कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि नाम आ जाते। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग बेटा, पढ़ लो, पता नहीं आजकल कहाँ से बच्चे आते हैं, दे कम फ्रॉम विच प्लैनेट, हाउ मच दे स्टडी। 100% कटआउट, एंड 100% कटआउट के बाद आप देखना व्हेन द सेकंड लिस्ट वुड बी रिलीज्ड, तो 40% सीट्स भर जाती हैं ऑलरेडी। दैट मीन्स ऐसे बच्चे उन्हें मिल जाते हैं जिनकी जिनकी परसेंटेज 100 होती है। एक्चुअली आपकी टोटल परसेंटेज काउंट नहीं होती है बेटा, बेस्ट 4 काउंट होता है बस। नॉर्मली दे इंक्लूड इंग्लिश इज कंपल्सरी एंड द अदर 3 सब्जेक्ट्स। आपका ऑप्शनल काउंट नहीं होता है जब आपकी कटआउट निकालते हैं ये लोग कॉलेजेस में। गुड कॉलेजेस दे ऑलवेज टेक बेस्ट 4, बेस्ट 4 में इंग्लिश इज कंपल्सरी। That is one issue, that English अच्छा is मैम, तो मैम compulsory. कोई किसी के 4 सब्जेक्ट में पूरे नंबर तो 100% मिल जाएगी? Exactly. ये हो जाती है, या मान लीजिए कि वो पॉइंट्स में हो जाता है कई बार, तो वो निकालते हैं परसेंटाइल वगैरह कुछ कैलकुलेट करते हैं 100% हो जाती है। बस ये है कि हर अच्छे कॉलेज में बेस्ट 4 जब लेते हैं तो इंग्लिश को कंपल्सरी मानते हैं, बाकी कोई भी 3 सब्जेक्ट जो आपके ज्यादा मार्क्स आए हो वो कैलकुलेट हो जाते हैं, इवन ऑप्शनल कंसिडर हो जाता है। कोई भी 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश कंपल्सरी है, तो इंग्लिश को भी बेटा जी इग्नोर मत करिएगा। इंग्लिश की परसेंटेज भी आपकी परसेंटेज को ऐड ऑन कर देती है जब आप बेस्ट 4 में अप्लाई करोगे। इफ यू गोइंग इन एनी गुड कॉलेजेस, यू हैव टू गेट योर बेस्ट 4। आई वाज रियली वरीड कल जब ये आया कि सेशन डिलेड, मैंने कहा ये बैच तो बेचारे बर्बाद हुआ ये 1 साल, आप लोगों का ना हो। बिकॉज अगर जुलाई में रिजल्ट डिक्लेयर होंगे तो एडमिशन प्रोसेस फिर वही सितंबर में जाके शुरू होगा, ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट फिर कट आउट रिजल्ट आते आते अक्टूबर नवंबर, मतलब अगला सेशन भी बहुत डिले हो जाएगा। I'll send the screenshot to you, किसी पेरेंट ने मुझे भेजा है आस्किंग मी कि क्या ये सच है। आई माई सेल्फ डोंट नो सच है कि नहीं है। फिर कल रात दानिश सर ने भेजा था, आप दानिश सर से भी डिस्कस कर लेना आज। उन्होंने भी वही न्यूज की कंटेंट मुझे भेजी जो उस पेरेंट ने भेजी है ना। दैट मीन्स बेटा कुछ ना कुछ तो सच्चाई है उसके अंदर। अब डिले नहीं होना चाहिए। चलिए बेटा, फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट सेल ये पढ़ लिया था ना? Yes, ma'am. Yes, In ma'am. which environment the first cell was made? Aquatic Aquatic. environment. Aquatic.
How many of you are planning to give this coming NEET 6 months के बाद? अभी NEET देने की प्लानिंग है या बोर्ड्स के बाद ही देंगे? मैम बोर्ड्स के बाद। बोर्ड्स के बाद देंगे। ओके, वही पूछ रही थी कि कितने लोग प्लान कर रहे हैं नीट एग्जाम के लिए। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट पैरेंटोलॉजिकल एविडेंसेस एंड एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। जल्दी से आज का टॉपिक है ये। Evidences that evolution of life took place on Earth came from paleontology. What is paleontology? Study of Fossils. 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 Very good. So we have an evidence that yes, evolution हुआ था, and ये कहाँ से आया बेटा? From paleontology. Comparative anatomy and morphology. When we compare the external and the internal, morphology anatomy मतलब external and internal features, अगर हम बाद वाली generations को पहली वाली generation से compare करते हैं तो कुछ similarities मिलती हैं, कुछ differences मिलते हैं. So this is what we call as comparative anatomy and morphology, जिससे ये prove होता है कि यही species थी, modify होकर के कुछ अलग बन गया. So this is what we call as comparative anatomy and morphology, biochemical evidences, and we also have biogeographical evidences. Biochemical, we have what chemicals or what kind of compounds present in the body of an organism. And biogeographical, पहले कहाँ थे, फिर कहाँ गए, relation कुछ ना कुछ मिल जाता है, आपने पढ़ा होगा. These kind of evidences are called evidences of evolution. एक एक करके पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, स्टडी ऑफ फॉसिल्स अभी आपने बता ही दिया था. हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म इन रॉक्स. Rocks form sediments and the cross section of the Earth's crust depicts the arrangement of these sediments one over the other during the long history of Earth. अगर आप किसी भी सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ते हो, उसका क्रॉस सेक्शन, उसका एक पार्ट लेके स्टडी करोगे तो क्या पता रहता है क्रॉस सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं. ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बचपन में, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं. द वर्ड सेडिमेंट्री कम्स फ्रॉम द वर्ड सेडिमेंट. सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए. यस एग्जैक्टली, डस्ट है, मड है, उसकी एक लेयर बनी, फिर एग्जैक्टली फिर बारिश हो गई तो वो थोड़ा नीचे दब गए, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, आंधी तूफान आया, दूसरी लेयर जमा हो गई, फिर बारिश हुई, फिर एक और लेयर बन गई. एंड साइड बाय साइड अगर कोई एनिमल या प्लांट की डेथ हो गई तो वो भी उस लेयर में दबता चला गया. एंड वी हैड अ नंबर ऑफ लेयर्स वन ओवर द अदर. एंड वो कौन सा रॉक बन जाता है इन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड मिलियंस ऑफ इयर्स? सेडिमेंट्री. Sedimentary. Yes. So if we study sedimentary rocks, then we get a lot of evidence about this. Sediments of different aged rocks contain fossils of different life forms. I just explained to you कि fossils कैसे मिलते हैं sedimentary rocks में. Some of them appear similar to modern organisms. They represent extinct organisms like dinosaurs. So we have got a lot of fossils in sedimentary rocks. बस ये हमेशा याद रखना, sedimentary rocks में fossils मिलते हैं, क्योंकि एक लेयर के ऊपर जब दूसरी लेयर आती है तो बीच में जो डेड रिमेन्स होते हैं वो दब जाते हैं उसी के अंदर. तो हर तरह का सैंपल मिल रहा है इन सेडिमेंट्री रॉक्स. मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स जैसे फॉसिल्स भी मिलते हैं एंड आल्सो something which represents extinct organisms, for example dinosaurs. We've got fossils of dinosaurs also. The study of fossils in different sedimentary layers indicates the geographical period in which they existed. The life forms varied over time. किस लेयर में हमें 10th क्लास में अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो there are different ways of dating fossils. याद है किसी को? कार्बन डेटिंग मेथड. Carbon dating में. और एक और कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग के अलावा एक और जो ये बताता है किस लेयर में है, उसके अकॉर्डिंग हम आइडिया लगा लेते हैं कि फॉसिल कितना पुराना है. रिलेटिव मेथड. यू रिमेम्बर? Relative method. रिलेटिव मेथड, जिसमें जितना ऊपर फॉसिल मिलता है उतना पुराना है या नया है? नया. मैम नया. वेरी गुड, वेरी गुड. क्योंकि ओल्ड लेयर्स पहले बनी होंगी, तो अगर डीप डाउन अगर कोई फॉसिल निकलता है दैट मींस इट्स एन ओल्ड. अगर हम कंपेयर करें तो जो ऊपर की तरफ मिलेंगे दे आर द लेटेस्ट फॉसिल्स. सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का भी आइडिया लग जाता है विद द लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स. Hence new forms of life have evolved at different times in the history of the earth. All this forms the paleontological evidence, and age of the fossils is estimated by using methods like radiocarbon dating. Radiocarbon dating I think class 10th में सबने पढ़ा होगा. Yes or no? यस मैम. क्या होता है रेडियोकार्बन डेटिंग बेटा? मैम इसमें कार्बन 14 की मदद से डेट उसको वो करा जाता है. कैसे पता करते हैं? 10th में पढ़ा है, सबने पढ़ा है रेडियोकार्बन डेटिंग मेथड ऑफ फॉसिल्स. कैसे पता लगाते हैं? शी इज वेरी राइट. कार्बन 14
की हेल्प से हम पता लगा लेते हैं, बट कैसे पता लगाते हैं? एनीबडी हैज एन आइडिया? सबने पढ़ा है कार्बन 14 डेटिंग, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पढ़ा है। कुछ आइडिया है कैसे पता लगाते हैं? Anybody? So many participants in the meeting. No, ma'am. मैम रेडियो एक्टिव होता है मैम वो मैम, तो मैम रेडियो एक्टिव की वजह से मैम पता लग जाता है मेरे साथ। कैसे तो पता लगता है? वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। कैसे पता लगता है रेडियो एक्टिव की वजह से कि ये कितना पुराना फॉसिल है रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड में? बेटा आप लोग नीट प्लान कर रहे हो, कॉम्पिटिशन्स प्लान कर रहे हो, कंसेप्ट्स को क्लियर करो। रेडियो कार्बन क्या स्पेशल होता है? जस्ट नाउ उत्कर्ष टोल्ड दिस इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन 14। रेडियो एक्टिव क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस बीइंग रेडियो एक्टिव? लेट्स टॉक अबाउट 2 मैम जो मिनट्स लगेंगे लेकिन कम रेडिएशंस से कम निकाले। एग्जैक्टली जो रेडिएशंस निकालता है। 2 Yes, मिनट ma'am. लगेंगे समझने में, बट आगे थोड़ा आपको क्लियर रहेगा। जो रेडिएशंस निकालता है, अगर कोई चीज रेडिएशंस निकालती है तो उसकी अमाउंट कम होएगी नहीं होएगी? क्योंकि उसी में Yes, से तो ma'am. रेडिएशन, तो वो Yes, खुद ma'am. कम ये होता रिएक्शन चला जाएगा, कम होता जाएगा। सपोजिंग मैंने 100 ग्राम्स कोई मटेरियल लिया, वो रेडियो एक्टिव है एंड वो रेज निकालता रहेगा एंड 5 साल में वो 100 ग्राम्स के बजाय सिर्फ कितना रह गया? 50 ग्राम्स। तो वो जो 5 साल है उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आपने पढ़ा होगा ये वाला टर्म, केमिस्ट्री में हाफ पढ़ा है लाइफ। इसमें, Ma'am, yes. केमिस्ट्री में यस मैम। हाफ लाइफ तो फुल हाफ लाइफ। लाइफ, एग्जैक्टली हाफ लाइफ मीन्स कि कितने टाइम में वो जितना ओरिजिनल था उससे आधा रह जाता है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो कार्बन 14 सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव कार्बन 14। अमाउंट अलग अलग होती है बेटा। इफ आई टॉक अबाउट अ डॉग, तो उसमें कार्बन 14 की अमाउंट अलग होगी, हमारे अंदर अलग होती है, लायन के अंदर अलग होती है, टाइगर के अंदर अलग होती है। अब जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, कार्बन 14 starts releasing those radiations. Got it? जो आपका रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट है वो हम लोगों के अगर अभी रेडियो अच्छा एक्टिविटी एक्टिव होता है तो अभी हमारे अंदर वो रेडिएशन निकल रही होती। एंड यू नो दैट रेडियो मैम, एक्टिव रेडिएशन आर मुझे हार्मफुल। यस मैम, मैं दे आर बताऊँ हार्मफुल आपको ना? शायद। यस मैम, दे आर यस हार्मफुल। मैम। तो अभी तो नहीं यस निकल रही है हमारी बॉडी के अंदर फॉर श्योर। दिस स्टार्ट्स व्हेन द इंडिविजुअल डाइज। इसको आप ऐसे समझो, सपोजिंग एक विलेज में एक ट्रेडिशन है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, होता है ना कई लोगों में कुछ कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, तो डेड बॉडी के साथ उसका खाना रख देते हैं। ये पुराने ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत होता था। तो वो बेस्ट Yes, ma'am. एग्जांपल आई ऑलवेज टेक टू एक्सप्लेन। आप ये समझ लो कि किसी की डेथ हुई विलेज में एंड उसके डेड बॉडी के साथ हमने 1000 चपातीज रख दी, 1000 रोटी रख दी। हाउ मेनी? 1000। हम ये 1000. मान के चल रहे हैं, यस मान लेते हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू कि रेडियो एक्टिविटी से कैसे फॉसिल समझते हैं। 1000 चपाती रख दी एंड हम ये मानते हैं कि वो डेड बॉडी रोज एक चपाती खा लेगी, यानी आपकी चपाती कम होती जाएंगी। ये सो नो? Yes, ma'am. ओके। यस मैम मैम। वैसे में कार्बन 14 कम होता जाएगा बॉडी में, आता है जैसे टाइम टाइम बढ़ता आपको, जाएगा। एग्जैक्टली। अब कोई आया, उसने डेड बॉडी खोदी एंड देखा कि 300 चपातीज कम मिली उसे 1000 में से, सिर्फ कितनी मिली? 700 मिली। यानी डेड बॉडी कितनी पुरानी है, कितने डेज पुरानी है? 300 डेज। 300 300. डेज पुरानी है। ये हम तब पता लगा सकते हैं जब हमें ये जरूर पता हो कि शुरू में हमने कितनी रखी थी, यानी जो कांस्टेंट फिगर था वो 1000 था। सो दैट इज व्हाट इज डन इन रेडियो एक्टिव फॉसिल डेटिंग। वी नो कि किस ऑर्गेनिज्म में कितना अमाउंट होता है कार्बन 14 का एंड वन डे में कितना डिसइंटीग्रेशन होता है, उसका रेट हम सबको पता है। साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि 1 डे में या 1 ईयर में या 1 मंथ में रादर कि हम कितना डिसइंटीग्रेट कर जाता है, कार्बन 14 कितना कम हो जाता है। लाइक आई जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल कि 1 चपाती 1 डे, तो वो कार्बन 14 का एक डिसइंटीग्रेशन रेट होता है बेटा। सो जब हम कोई भी फॉसिल निकालते हैं, हम कार्बन 14 की अमाउंट चेक कर लेते हैं उस फॉसिल के अंदर। एंड हमें अगर ये पता है कि 1 ईयर में 0.1 मिलीग्राम कम होता है एंड स्टैंडर्ड कांस्टेंट फिगर 200 ग्राम होना चाहिए, तो कितना कम हो गया उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये कितने ईयर्स पुराना है फॉसिल। एंड जब वो एग्जैक्टली हाफ रह जाता है, देन दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर? सपोजिंग तो एक मैम Yes, डॉग, ma'am. यस मैम। बात हाँ सुनिए मैम, जी अगर मैम जैसे कि हमें पता नहीं है कि मैम उसका हमें कार्बन 14 में उसका अमाउंट कितना है मैम, किस बेटा, ऑर्गेनिज्म वही का तो मैं मैम, कह रही जैसे हूँ, ये सब पता है। साइंटिस्ट हैव कैलकुलेटेड कि डॉग की बॉडी के अंदर कितना कार्बन 14 है, कितना एलिफेंट के अंदर है, कितना ह्यूमन बींग्स के अंदर है। डायनासोर के अंदर उन्हें कैसे पता होगा? हम्म
डायनासोर के डायनासोर अंदर में तो अप्रोक्सीमेट, क्योंकि वो जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं उस फैमिली के दूसरे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर करके लेते एक एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग। जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऑब्वियसली उनके बारे में हम नहीं एग्जैक्टली नहीं जानते हैं, बट डायनासोर बिलोंग टू विच फैमिली, अगर हम उसको स्टडी करेंगे उसके Reptile. आसपास के भाई बहन जितने थे उनकी फैमिली रिश्तेदार खानदान को स्टडी कर ले डायनासोर्स के, तो एक आइडिया एवरेज लग जाती है। हम एक्सटिंक्ट वालों के लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं बहुत इजीली। और बाकी जो डॉग्स के, टाइगर्स के, ये वो पुरानी डेड बॉडीज या फॉसिल्स मिलती है, उसको हम स्टैंडर्ड फिगर से कंपेयर कर लेते हैं कितना कम हो चुका। सो व्हाट इज रेडियो एक्टिव मटेरियल, इट लूजेस रेडिएशन। व्हाट इज हाफ लाइफ, जब वो एग्जैक्टली हाफ लाइफ आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज हाफ लाइफ। चलिए, वी वर डूइंग अबाउट दिस रेडियो कार्बन डेटिंग। आर्कियोटेरिक्स के बारे में भी पढ़ रखा है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन Yes, रेप्टाइल्स ma'am. एंड बर्ड्स पढ़ा था ना। Bird. Yes, रेप्टाइल्स ma'am. बेटा, रेप्टाइल्स का कौन सा फीचर होता है आर्कियोटेरिक्स में? How are they connecting link? Because they have some characteristics of reptiles and some मैम characteristics of उसमें टेल होती है शायद। Tail. very good. Teeth and tail. What are the two things? Reptiles वाला teeth and tail. टीथ एंड Tail. टेल। Tail. And birds का क्या feature होता है? Wing. मैम विंग्स। Wings. Very good. Wings. Okay. Comparative anatomy and morphological evidences. Comparative means दोनों चीज देखनी है कि क्या similar है और क्या differences है. So similarity and differences among organisms of today and those that existed years ago. आज के ऑर्गेनिजम्स को किससे कंपेयर कर लें हम, जो बहुत पहले थे। सिमिलैरिटी भी देख लो, डिफरेंसेस भी देख लो। तो कैसे हम स्टडी करते हैं? सबसे पहले होमोलॉगी। होमोलॉगी क्या है? रिलेशन अमंग द ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट शो सिमिलैरिटी इन बेसिक स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हम बेसिकली उन ऑर्गन्स को पहले स्टडी कर ले रहे हैं जो सिमिलैरिटी दिखाते हैं, मतलब जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है। ओके, मोर और लेस। Like if I talk about the the heart of a human, वो बिल्कुल सिमिलर होता है एक अनदर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के हार्ट से। कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये? मैम बिल्कुल मंकी। similar। नहीं, मंकी तो बेटा फिर मैमल्स में आ जाएगा ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट मैमल्स, एम्फीबियंस, ये पूरा बड़ा कैटेगरी। बिल्कुल सेम हार्ट, बिल्कुल सेम होता है। 4 चेम्बर्स होते हैं, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल, सब कुछ सेम होता है, सिर्फ एक जरा सा डिफरेंस होता है कि वो पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट के बजाय राइट और लेफ्ट राइट के बजाय लेफ्ट, हम लोग का बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। बाकी बिल्कुल सेम होता है हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट। किससे मिलता है हमारा हार्ट? नहीं, बर्ड से मिलता है बेटा। Human heart is exactly similar to the heart of the birds. Birds also have exactly the 4 chambers, auricles, ventricles, septums, valves, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम सेटअप है। The only difference is pulmonary artery वाला, कि वो राइट से ब्लड लाती है कि वो लेफ्ट से ब्लड लाती है, बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। उस बर्ड्स में राइट से होता है, एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस वी हैव इन द बर्ड्स एंड द ह्यूमन हार्ट। So we are going to study about organs जिनमें similarity है in basic structure and embryo development. Embryo development means the development is inside the mother's womb or outside, but have different function. वो पढ़े होंगे इस तरह के organs 10th में, क्या बोलते हैं उन्हें? Similar structure, different functions, different structure, similar functions. क्या बोलते थे उन organs को? Homologous. होमोलॉगस ऑर्गन्स। Heterologous. Homologous and analogous. Very good. Heterologous. होमोलॉगस एंड Analogous. Homologous and analogous. Due to different needs, some structures develop differently. This condition is called divergent evolution. मतलब पहले सेम थे ऑर्गन्स, बट बिकॉज एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो गई, तो उनकी शेप थोड़ी थोड़ी चेंज होती चली गई। दिस काइंड ऑफ एवोल्यूशन इज नोन एज विच एवोल्यूशन? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। See, this is an example of homologous organs. Thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita. Can you see this bougainvillea? इसमें thorns होते हैं, and tendrils किसमें होते हैं? Cucurbita. They are which kind of organs? Homologous organs, and they are a Homologous. proof of divergent evolution. पहले सेम थे, बट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, उनके स्ट्रक्चर्स बदल गए, शेप थोड़ी अलग हो गई। इसमें थॉर्न्स आ गए, उसमें टेंड्रिल्स बन गए, क्योंकि उन्हें ब्रांच, कुकुरबिटा को क्या चाहिए होता है? सपोर्ट चाहिए होता है। द स्टेम्स आर वेरी वीक ना, सो कुकुरबिटा नीड्स व्हाट? इट नीड्स सपोर्ट। तो टेंड्रिल्स वो रैप कर लेते हैं अपने आप को दूसरी ब्रांचेस या पेड़ों के साथ। So this is how this is there. Forelimbs of animals like whale, bats, cheetah and mammals, even humans
लेट्स टॉक अबाउट फोर लिम्स. फोर लिम्स देखिए, ये मैन का है, ये चीता का है, ये वेल का है, ये बैट है. देखने में एक जैसे लग रहे हैं, देखो एक जैसे ही Yes, लग रहे हैं, ma'am. बट फंक्शन अलग अलग हो गई बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग हो गई. चीता तो आगे वाले पैर, हाथ उसके पैर ही बन गए हैं. इट इज यूज फॉर रनिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेल्स, इट इज यूज फॉर स्विमिंग, आगे के जो दो हाथ है हमारे. एंड बैट्स, इट इज यूज फॉर फ्लाइंग. एंड हम लोग क्या काम कर रहे हैं, फ्रंट वाले जो हमारे फोर लिम्स है, हम लोग हैंड्स का काम कर रहे हैं, लिफ्टिंग, पिकिंग अप थिंग्स. सो इफ यू सी, दे आर ऑल फोर लिम्स बेटा, आगे वाले जो पार्ट होते हैं. But man is using it for a different purpose. Cheetah is used for running. Whales are used for swimming. Bats are using it for flying. So these kind of organs are known as homologous organs. So अगर गलती से ये क्वेश्चन आ भी जाए, homologous organs in animals का example, then forelimbs of man, cheetah, whale and bat. And अगर plants में पूछ लिया जाए बेटा, then you're going to give this example: thorns in bougainvillea and tendrils of which plant? Cucurbita. कुकुरबित्ता. Cucurbita. बीटा नहीं बित्ता. अच्छा चलिए, होमोलॉगी तो हो गई. सिमिलर स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शंस, वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मतलब पहले हम सब एक ही थे और बाद में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज आ गया. अब इसका बिल्कुल उल्टा एनालॉगी है, एग्जैक्टली ऑपोजिट. ऑर्गन्स आर फंक्शनली सिमिलर बट एनाटॉमिकली डिफरेंट. फंक्शनली तो सेम है बट एनाटॉमिकली थोड़ा डिफरेंट हो गए, दिखने में अलग हो गए. एंड ये एवोल्यूशन बिल्कुल उल्टी बोलते हैं. दिस इज नोन एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. व्हाट इज दिस? वो डाइवर्जेंट थी, ये कौन सी है? कन्वर्जन. यस. डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट सेम फंक्शन. सो सिमिलैरिटी यहाँ पे भी आ गई. एनालॉगस ऑर्गन्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स. देखो बेटा, कैन यू सी? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, eyes of octopus and eyes of mammals, flippers of penguins and dolphins, root modification of sweet potato and stem modification in potatoes. Basically, they are analogous organs. When we use the word analogous organs, what does it mean, beta? Structures क्या हो जा रहे हैं इनके? Different. Different. Functionally similar थे, Different. exactly. Functionally similar थे, but structure अलग हो गए. Different. Function दोनों का same है, चाहे insect हो, चाहे wing किसका butterfly हो. Both of them are going to use the wings for flying, ना? तो function तो same हो गया, but structure अगर आप दोनों का देखो तो काफी different है. So one word आंसर्स में जब आता है वो कई बार ऐसे आता था, अब आई डोंट नो. Homologous organs prove which kind of evolution? Convergent or divergent? Ma'am, divergent. Divergent. And analogous organs are examples of which kind of evolution? Convergent. Convergent. एक बार याद कर लेंगे धीरे धीरे. So we have already done how many evidences? We are doing evidences of evolution. Okay. The first evolution we did was paleontological evidences, that means from fossils. Second was comparative anatomy and morphological evidences, in which you've discussed about homologous and analogous organs. So we have already done about 2 evidences. Let's move on to the third evidence. Okay. Third evidence is biochemical evidences. If you see, the organisms are not diverse, but there is similarity in proteins and genes. कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मिल जाती है, स्पेशली दो चीजों में. कौन सी दो चीजों में? Proteins and genes. Protein and genes. Proteins and genes. This shows a common ancestry. Common ancestry in a sense कि हमारे ancestors क्या थे? Same थे या common थे. For example, chimpanzees and human beings. How are we related to each other? Chimpanzees, yes. Brothers. Proteins and genes. Yes. How do we know कि हमारी proteins Okay. and genes में काफी similarity है? This shows कि हम लोग सब भाई बहन हैं. Human beings and chimpanzees. अगर हम भाई बहन हैं तो हमारे ancestor क्या रहे होंगे? एक Common होंगे apes. ancestry. Same. Yes, common ancestry. Apes. तो कैसे? Very good. Common ancestry कैसे पता चलती है? Common ancestry means same ancestors by comparing proteins and genes. But if you see, we are so different. There's so much of diversity. If you look at mammals and whom? Human beings. I'm especially talking about these chimpanzees. तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? Basically, किस चीज में similarity दिख रही है? Proteins and genes. Proteins and genes. नहीं वाइब्रेट हो रहा, बताइए क्यों? हाँ जी, किस चीज में सिमिलैरिटी आती है? Protein and genes. Protein and genes.
Yes. This is very strange ना, अगर कोई कॉल आ जाती है तो आवाज नहीं आती ना. Yes, बहुत का हुआ था. Yes, ma'am. I don't know why people call when they have classes from 8 to 1:20. Still people call at this time. चलिए. Common function indicates common ancestry. The metabolic process in different organisms are also similar. That also point out to some shared ancestry. कोई और metabolic process है ऐसा humans and chimpanzees में जिससे ये पता चले कि हम ancestry share करते हैं? Tell me any metabolic process? Ma'am, many are there. सब कुछ सेम है, बस दिमाग को छोड़ो थोड़ा. Yes, ma'am. Exactly. So metabolic processes भी आप देखोगे कि कितनी similarity है. So metabolic processes से हमें क्या idea लग जाता है बेटा? Same ancestry. Yes, same ancestry. Same ancestry. Same Shared ancestry. same ancestry. Yes, we have a common ancestor. So such kind of evidences are known as biochemical evidences. Like the non-living things which are present, for example, proteins, इनमें similarity आ जाती है. Last आपका evidences from embryology. This is organisms that show common descent show embryological patterns on which they later build their adult patterns. Basically, embryological stage में same होते हैं. This was first observed by Von Baer. The first person जिसने ये observe किया कि अगर हमारी ancestry same है तो हमारा embryological stage काफी similar होगा. Later, Ernest Haeckel reinterpreted Baer's laws in the form of recapitulation theory in the light of evolution. The first person who said कि अगर हमारे ancestors same है तो embryonic stage same होगी was Von Baer. What is the name of the person? Von Baer. Von Baer. Von Baer. Later we had another person, Ernest Haeckel. इसने बेयर के लॉज को प्रॉपरली बना के एक थ्योरी दी which is known as theory of recapitulation. Or it is also simply what is the theory known as? Theory of Light evolution. recapitulation. Recapitulation. Theory of recapitulation. Yes, biogenetic law भी कहते हैं इसे. बहुत simple words में उसने बोला ontogeny recapitulates phylogeny. What is this theory called as? Ontogeny recapitulates phylogeny. Ontogeny का मतलब embryo का development and phylogeny का मतलब हमारे ancestors. Recapitulate मतलब copy करते हैं. तो हमारी embryonic development हम बिल्कुल किसको copy करते हैं? जो हमारे ancestors थे. Like if we talk about embryo development in humans and in chimpanzees, baby develops inside the mother's womb. तो अगर हम देखें तो ontogeny मिलती है किसकी किसकी? Human beings and mammals की. Sorry, chimpanzees की. Ontogeny means what? Development of embryo. So ontogeny is similar. Why it is similar? हम भी अपने ancestors को resemble करते हैं. Chimpanzees भी अपने ancestors को ही resemble कर रहे हैं. So what is the theory? Ontogeny recapitulates phylogeny. Speak out the law, biogenetic law, theory of recapitulation. Ontogeny recapitulates phylogeny. Phylogeny. Ontogeny मतलब एम्ब्रियो कैसे डेवलप करेगा, रिकैपिचुलेट मतलब हम उसी को कॉपी करते हैं या रिपीट करते हैं अपनी फाइलोजेनी को. So this is known as a theory of recapitulation which was given by Ernest Haeckel and the first idea was given by Von Baer. Okay? इसका मतलब life history of an animal reflects its evolutionary history. Frogs, tadpole larvae resemble fishes, the ancestors of amphibians. You know about metamorphosis in frogs? Yes, Must have ma'am. studied about metamorphosis ना. पहले eggs होते, egg से पहले tadpole larva बनता है and then आपका बाद में जाकर के तो बनते हैं नहीं Yes. बनती है. Yes, ma'am. Frogs का अगर tadpole stage देखोगे, larva stage, तो frog की तरह बिल्कुल नहीं लगता है, वो fishes की तरह लगता है. उसका structure कैसा होता है देखने में? It is like fishes. तो frog का जो larval stage है, जो embryonic stage है, वो किसको resemble करता है? Fishes को resemble करता है. Fishes. Frogs क्या होते हैं? Amphibians होते हैं? Yes or no? Yes, ma'am. Frogs are Yes, ma'am. amphibians. लेकिन उसकी जो larval stage है, embryonic stage है, वो किसको resemble कर रहा है? Fishes. Fishes को. क्योंकि fishes Fishes किसके को. ancestors हैं? Amphibians के. Fishes are the ancestors of amphibians. पहले सब पानी में ही रहते थे, सारे organisms पानी में रहते थे. फिर कुछ organisms इतने brave थे कि उन्होंने धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू किया and they could survive both on land and in water. उसी category of animals को हमने क्या नाम दे दिया फिर? Amphibians. Amphibians. So amphibians have actually evolved from fishes only.
इसीलिए एम्फीबियन का जो लार्वल स्टेज है यानी फ्रॉग का जो टैडपोल स्टेज है वो किसको रिजेंबल करता है? अपने पेरेंट्स को रिकैप्सुलेट करता है, अपनी फाइलोजेनी को, अपने एंसेस्टर्स को. So best example of this theory to prove that ontogeny recapitulates phylogeny, it is basically जो larva है किसका बेटा? Frog. Frogs का. वो Frogs. किसको रिजेंबल करेगा? Fish. Fishes. Fishes. Amphibians के ancestors कौन थे? Fishes. Fishes. Similarly, the Aquatic presence of animals. gill clefts in all vertebrates of embryos, including humans, provide a strong evidence in support of organic evolution. Let's talk about gill clefts in all the vertebrates. What are gill clefts? What are gill clefts? Any idea? And, हाँ बेटा, गिल क्लेफ्ट्स क्या होते हैं? हम गिल्स जो होते हैं. वो तो गिल्स होते हैं. गिल क्लेफ्ट क्या होता नहीं है? गिल्स को क्लेफ्ट में जिनको जहाँ पे होते हैं सिचुएटेड में हिसाब से गिल. जो बाहर कवरिंग होती है बेसिकली, हाँ जो एक हाँ या कुछ जो हम लोग एक जिसे कह सकते हैं शेल्फ या केबिन या प्रोटेक्टिव कवरिंग जो एक बनाते हैं गिल्स के बाहर, वो गिल क्लेफ्ट्स होते हैं. व्हाट अबाउट ह्यूमंस? दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स. ह्यूमन ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. लंग्स. सो लंग्स के हम उसके बाहर भी कोई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन या प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है. कवरिंग होती है? मेम्ब्रेन होती है. होती है नहीं होती है होती है लंग्स में? हमने. इसमें Yes. So ये presence जो आपको दिख रही है of gill clefts in vertebrate embryos including humans, this is a strong evidence in support of organic evolution. If you see, सारी लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई बेटा? वाटर में ही ओरिजिनेट हुई. एक्वेटिक. हमने इसमें शुरू में वाटर पढ़ा में. था ओरिजिन ऑफ लाइफ में. इट वाज ऑल वाटर, इट वाज एक्वेटिक. एंड एक्वेटिक से ही एम्फीबियंस बन गए. एक्वेटिक से ही हम लोग ह्यूमंस भी आ गए. सो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हमारी जरूर वाटर से है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एम्फीबियंस की तो पढ़ ली थी कि लार्वल स्टेज रिजेंबल करती है. ह्यूमंस में क्या चीज रिजेंबल करती है? प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन. कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जरूर मिलेगी एंसेस्टर्स के साथ. तो हमने फ्रॉग की सिमिलैरिटी बता दी, ह्यूमंस की सिमिलैरिटी बता दी. बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस सजेस्ट दैट स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ रीजन डेवलप यूनिक फीचर्स. फॉर एग्जांपल पोलर बेयर्स, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ रीजन ना. वो बरेली में घूमते हैं पोलर बेयर्स? No, मैम ma'am. अंटार्कटिका में. मैं बरेली में घूमने लगे तो मजा आ जाएगा. तो Yes, वो sir. नहीं घूमते हैं ना, इसीलिए ताकि मजा नहीं आए. लोग पागल तो हैं ही, मार मोर देंगे बेचारे, इसीलिए तो बचे हुए हैं अभी तक कि बरेली नहीं आए हैं. ओके. अंटार्कटिका सो में. यस, तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड रीजन में रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं. ऑल्सो स्पीशीज प्रेजेंट इन अ वाइडली सेपरेटेड रीजन शो सिमिलैरिटी ऑफ एंसेस्ट्री. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाइडली डिफरेंट रीजन्स में रह रहे हैं लेकिन सिमिलैरिटी सिमिलर, दे आर सिमिलर एंसेस्ट्रली. दिस इज नोन एज हैबिटेट आइसोलेशन. हैबिटेट आइसोलेशन को कुछ ऐसा समझ लो कि एक पेरेंट्स के 4 बच्चे थे, सब पढ़ लिख गए, कोई अमेरिका चला गया, कोई इंडिया चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह गया और कोई बरेली में ही रह गया. तो ये हमारी क्या हो गई? नहीं Habitat. हैबिटेट हुए वाली होगी. हैबिटेट बता रही हूँ. आइसोलेशन. व्हाट इज दिस? Yes, दिस इज नोन habitat एज isolation. हैबिटेट Habitat आइसोलेशन. isolation. अब आप ये मान के चलो कि जो 4 लोग अलग हो गए, 4 बच्चे, एक अमेरिका गया, एक बरेली में रह गया, एक कहीं और चला गया. दिस इज हाउ यू इमेजिन. एंड उनकी 4 जनरेशंस वहीं पे रह गई. अमेरिका वाले के आगे 4 जनरेशंस अमेरिका में ही जन्म पल गए एंड बाकी